नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं की त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि ये जो आर्टिकल्स हैं गवर्नमेंट की जितनी भी लीडिंग वेबसाइट्स हैं और जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं वहां से कलेक्ट किए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहाँ पर अवेलेबल कराए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी सीएससी, उसके साथ ही जो स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन है उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी। तो आप लोग इस सीरीज को सतत रूप से देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया है तो आप लोगों को, अगर आप ये टारगेट कंप्लीट कर लेंगे 10,000 लाइक्स का, तो आप लोगों को इसकी पीडीएफ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम के चैनल पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो आप लोग हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर ले, साथ ही इंस्टा का पेज भी फॉलो कर ले। तो आइए देखेंगे किन टॉपिक्स को देखने जा रहे हैं। सबसे पहले नेशनल एंटी डोपिंग बिल 2022 की बात करेंगे। जैसे स्पोर्ट्स वगैरह में देखते होंगे एंटी डोपिंग से रिलेटेड है ना, जैसे मादक दवाइयों का जो है प्रयोग कर लेते हैं वहां पर अपनी जो क्षमता का संवर्धन करने के लिए, जो आपके प्रतियोगी होते हैं है ना, तो उनको रोकने के लिए, ताकि एक सेम जो है लेवल प्लेइंग फील्ड उनको मिल सके, ट्रांसपेरेंसी हो सके और एक स्वस्थ खेल प्रतियोगिता को हम क्या कर सके, आगे की ओर बढ़ा सके। इसलिए जो है ये बिल पारित किया गया है। इसी के साथ हम उन देशों के क्लब में शामिल हो गए हैं जिनके यहां अपने आप में इस तरीके का विधायन है ना, जैसे यूएस को देखेंगे, फ्रांस को देखेंगे, तो उस संदर्भ में है ये आपका आर्टिकल, ठीक है ना, थर्ड पेपर से रिलेटेड है। इसके बाद आपका ई गवर्नेंस का जो आपका टॉपिक है, सेकंड टॉपिक है, ये देखिए हमेशा ट्रांसपेरेंसी के संदर्भ में हम इसको पढ़ते हैं, है ना, करप्शन यहाँ पर खत्म होता है। गुड गवर्नेंस में भी ई गवर्नेंस को पढ़ते हैं हम लोग, तो उसी का संदर्भ है, सेकंड पेपर का पार्ट है। इसके बाद फ्री बीज इशू है, जैसे इसको पॉपुलिस्ट अप्रोच भी बोल सकते हैं। जैसे ही चुनाव आने वाले होते हैं तो तरह तरीके की घोषणा हो जाती है कि भैया लैपटॉप बांटेंगे, साइकिल बांटेंगे, है ना, इस तरीके की चीजें जो होती है, सब्सिडीज ज्यादा से ज्यादा, लोन माफ कर दिए जाएंगे। तो देखिए ये जो आपकी सोशल सिक्योरिटी की स्कीम चलाई जाती है उसके पीछे इंटेंशन अच्छा होना आवश्यक है। ये नहीं कि आप अपने राजनीतिक लाभ का दोहन करने के लिए इस तरीके का लालच, ये एक तरीके से वोटर्स को जो है वो दिग्भ्रमित करने का संदर्भ है और ये एक तरीके की उनको ब्राइबरी भी दी जाती है। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इसको कैसे कर्व किया जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है, तो इसके बारे में देखेंगे। चुनाव से रिलेटेड आपका सेकंड पेपर में रख सकते हैं। इसके बाद इंडिया मालदीव रिलेशन है, यहां पर दोनों देशों ने जो है बायलैटरल रिलेशंस को और नई ऊंचाइयों तक ले जाने का आह्वान किया है, इसको देखेंगे हम लोग, ठीक है। ये सेकंड पेपर का पार्ट है। और रामसर साइट्स की बात करेंगे कि कौन कौन सी नई साइट्स जो है इंक्लूड की गई है। ये एनवायरमेंट का पार्ट है, जीएस पेपर थर्ड में रख सकते हैं, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। पहला जो टॉपिक है यहाँ पर जो नेशनल आपका क्या है, एंटी डोपिंग बिल। अब यहां पर बिल्कुल सिंपल सा ये टॉपिक है, इसमें सिंपल सी चीज जानना है कि हमको डोपिंग से रिलेटेड हमारे यहाँ जो है एंटी डोपिंग बिल लाया गया है। इसका मतलब ये कि डोपिंग वगैरह को रोकने के लिए हमारे यहाँ एक स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क को क्या किया गया है, इंप्लीमेंट किया गया है, दैट्स इट। ऐसे लैंडमार्क डिसीजन के बाद इंडिया ने ज्वाइन कर लिया है ऐसे कंट्रीज के ग्रुप को, जिसमें 30 कंट्रीज हैं जिनके यहाँ अपने खुद के मतलब डोमेस्टिक लेवल पे जो है उनके एंटी डोपिंग लॉज हैं, ठीक है। इसके द्वारा हमने जो है स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है वर्ल्ड को कि हम सीरियस हैं एक हेल्दी स्पोर्ट्स को लेके, स्पोर्ट पर्सन जो भी स्पोर्ट्स पर्संस हैं उनके राइट्स को लेके, है ना, और डोपिंग को टैकल करने के लिए हमने जो है इस तरीके का इनिशिएटिव लिया है। तो इससे एक सशक्त मैसेज जाता है पूरे वर्ल्ड में। अब इसके द्वारा क्या इंश्योर किया जाएगा, अगर कानून बना दिया जाएगा तो भैया एक जो हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स होते हैं इंटीग्रिटी के, है ना, ये बहुत बड़ा वर्ड है, फोर्थ पेपर में आपको पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो इंटीग्रिटी को हम यहां से मेंटेन करेंगे, है ना, हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स की इंटीग्रिटी को, ठीक है। जब हम पार्टिसिपेट कर रहे हो किसी स्पोर्ट्स कंपटीशन में, चाहे डोमेस्टिक लेवल पे चाहे इंटरनेशनल लेवल पे। अब ये लेजिस्लेशन जब से हमने अपने यहाँ इंप्लीमेंट कर दिया, बिल पारित कर दिया, तो हम उस देश के
उन देशों के क्लब में शामिल हो गए, जैसे कि जिसमें यूएसए, चाइना है, जापान है, फ्रांस है ना, जिनके अपने खुद के लॉज हैं, है ना, डोमेस्टिक लेवल पे। और इसके बाद नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जो है उसने भी डेवलप किया है एंटी डोपिंग से रिलेटेड अवेयरनेस जनरेट करने के लिए एजुकेशन और अवेयरनेस जनरेशन टूल किट, है ना, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जो सबके लिए अवेलेबल है। अब इसके बाद यहाँ पर ये बताया जा रहा है इस बिल के पास होने से लोगों के बीच में अवेयरनेस बढ़ेगी, है ना, उनके बीच में शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। किस संदर्भ में बात कर रहे हैं? डोपिंग से संदर्भित, है ना, और इस संदर्भ में और भी रिसर्च वगैरह की जा सकेगी। तो एंटी डोपिंग जो भी हमको वहां पर संदर्भ अपनाने हैं, हम उनको सशक्त आयाम पर उसको जो है क्रियान्वित कर सकेंगे, अपना सकेंगे। और ये एक तरीके का स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क है, क्योंकि बिल के थ्रू लाया गया, नॉर्मल सी चीज है। अब यहाँ पर देखेंगे कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे। तो सबसे पहली चीज हमने इसके द्वारा क्या किया गया, क्या किया, स्टैट्यूटरी एक आयाम दे दिया, स्टैट्यूटरी ग्राउंड दे दिया। तो इंस्टीट्यूशनल क्या कर दिया, वहां पर कैपेबिलिटीज को क्या किया, वहां पर बिल्ड किया। उस किस संदर्भ में? एंटी डोपिंग के संदर्भ में, ठीक है। और इसके साथ ही जो मेजर स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं, जब हम उनको होस्ट करने के लिए जो अपनी दावेदारी है उसको और भी सशक्त किया, क्योंकि हम एक स्वस्थ खेल प्रतियोगिता को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसके बाद हम सभी खिलाड़ियों के राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, है ना, टाइम बाउंड जस्टिस मिलेगा एथलीट्स को, है ना। और जो एजेंसीज हैं जो आपकी डोप के संदर्भ में जो एंटी डोपिंग, है ना, मतलब डोपिंग रोधी जो एजेंसियां, उनके बीच में, हमारे बीच में और उनके बीच में कॉपरेशन बढ़ेगा स्पोर्ट्स के संदर्भ में। अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो भी क्लीन स्पोर्ट्स को लेके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है, जो कमिटमेंट्स है, वहां हमने भी अपना कमिटमेंट जो है उसी ओर जो है सशक्त किया है, ठीक है ना, री-इन्फोर्स किया है। इसके बाद ये इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म है एंटी डोपिंग के लिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ इसके द्वारा जो है डोप टेस्टिंग लैब्स वगैरह को भी स्टैब्लिश किया जाएगा, ठीक है। और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर मिलेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर शिक्षण, अनुसंधान, है ना, और जो भी आपके इस क्षेत्र में नए नए जो आपके इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे, तो उस संदर्भ में बात करेंगे। रोजगार के अवसर भी यहाँ पर जो है वो सृजित हो सकते हैं। इसके बाद खिलाड़ियों में पोषक तत्वों की जो खुराक है उसके लिए एक स्टैंडर्ड्स भी बनाने में आसानी होगी। अब नेशनल जो एंटी डोपिंग एजेंसी है वो है क्या, है ना, कब स्टैब्लिश किया गया था? तो जो 1860 का सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसके अंतर्गत ये आपकी रजिस्टर्ड सोसाइटी है। 24 नवंबर 2005 को इसको क्या किया गया था, क्या किया गया था, स्टैब्लिश किया गया था, है ना। इसमें मैंडेट बनाया गया है डोप फ्री स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, कहां पर? इंडिया में। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी एंटी डोपिंग रूल्स हैं उनको इंप्लीमेंट करना, जो भी आपके इंटरनेशनल लेवल पे स्टैंडर्ड्स हैं उनके सिंक्रोनाइजेशन में, है ना, जो भी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जो स्टैंडर्ड्स बनाती है उसी को हम भी यहाँ पर फॉलो करेंगे, है ना। और उसके बाद जो भी आपका डोप वगैरह, डोपिंग वगैरह की प्रॉब्लम देखी जाती है स्पोर्ट्स में, तो उसको रेगुलेट करेंगे, कंट्रोल करेंगे, उसके संदर्भ में हम अवेयरनेस वगैरह लोगों में फैलाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है ई गवर्नेंस, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। इसका कंटेक्स्ट ये है कि ड्रामेटिकली देखा जाए तो जो यहाँ पर विषमता है, विषमता की खाई उसको बढ़ाया, ये एक कंटेक्स्ट ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब ई गवर्नेंस होता क्या है? तो जो भी गवर्नमेंट की सर्विसेज है ना, जो भी पब्लिक सर्विसेज है, वो सिटीजन्स को टेक्नोलॉजी के माध्यम से, कौन सी टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर हो गई, आईसीटी जिसको बोलते हैं, इंटरनेट हो गई, इसके द्वारा प्रोवाइड करने को ही हम बोलते हैं क्या? ई गवर्नेंस। अब इसको जो है लॉन्च किया था डिजिटल इंडिया प्रोग्राम मीटी ने, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने उसका जो विजन था वो क्या था? तो भैया इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना, डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी को जो है स्टैब्लिश करना, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी को प्रमोट करना, है ना, किसके द्वारा? तो डिजिटल एक्सेस देना सर्विसेज का, डिजिटल इंक्लूजन, डिजिटल एम्पावरमेंट, है ना, और डिजिटल डिवाइड को कम करना, ठीक है। अब इसके बाद आप देखेंगे कि ई गवर्नेंस इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी को, करप्शन फ्री सर्विसेज को, करप्शन फ्री गवर्नमेंट को, है ना, ठीक है। और सभी व्यक्तियों की जो जीवन में वो कहीं ना कहीं उन्नयन लाता है, उनके जीवन स्तर को आगे की ओर ले जाता है, उठाता है, सशक्त करता है, ठीक है। अब जैसे जैसे डिजिटल इकोनॉमी एक्सपैंड होती है तो अर्थव्यवस्था में उसका मल्टीप्लायर इंपैक्ट देखा जाता है, ठीक है। तो इसके द्वारा करना क्या चाह रहे हैं हम ई गवर्नेंस के द्वारा? ताकि हम अर्थव्यवस्था का विस्तार करें, डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार करें, रोजगार के अवसर सृजित कर सके, और जो वैश्विक डिजिटल तकनीकी है उनके संदर्भ में अपनी क्षमताओं को भी क्या कर सके, उनका भी संवर्धन कर सके, क्षमताओं को बढ़ा सके। अब यहां पर बोला जा रहा है कि इसके द्वारा जो है करप्शन फ्री जो है गवर्नेंस को यहां पर इंश्योर किया जाता है, ठीक है। अब यहां पर जो भी बेनिफिशियरी होते हैं, जैसे डीबीटी है, तो डायरेक्टली लोगों के अकाउंट में पैसा चला गया, नहीं तो पहले बिचौलिए पैसा खा जाते थे, तो लीकेज की समस्या थी, है ना। इसके द्वारा जो है वो स्पीडी एडमिनिस्ट्रेशन को भी क्या मिलता है? बल मिलता है, ठीक है ना।
इसके बाद आप चैलेंजेस क्या है, तो सबसे पहली चीज तो आप देखेंगे कि लोगों के पास अवेलेबिलिटी नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास इंटरनेट की और ऐसे डिवाइसेस की। भारत अभी भी एक विकासशील देश है, तो यहाँ पर कंप्यूटर साक्षरता का भी अभाव है, तो ये अपने आप में हर्डल है ना। कई हिस्सों में आप देखेंगे तो कंप्यूटर की उपलब्धता नहीं है, इंटरनेट की अब उपलब्धता नहीं है ना। अब इसके द्वारा क्या होता है कि जब मशीनीकृत प्रणाली पर हमारी निर्भरता बढ़ जाती है, तो उससे मानवीय हस्तक्षेप में भी कहीं ना कहीं जो मतलब मानवों के बीच में जो आपका हस्तक्षेप गलत वर्ड है, इंटरेक्शन जो है, अन्योन्य क्रिया बोलना चाहिए, तो लोगों के बीच में इंटरेक्शन कम होता है। ठीक है, इसके अलावा साइबर थ्रेट अपने आप में समस्या है ना। राइट टू प्राइवेसी, डेटा थेफ्ट, है ना, जो है आपका डेटा वगैरह लीकेज हो जाता है, इसकी समस्या है आपकी। इसके बाद सर्विस प्रोवाइडर्स को देखेंगे, आप कभी फोन लगाइए और बोलिए कि हमारा नेट नहीं चल रहा, तो बोल देंगे कि भैया सर्वर डाउन है। कभी बैंक में ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा, तो बोल देंगे सर्वर डाउन है। तो कभी कभी तो होता है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, कर हमेशा जो है 90% इसका एक्सक्यूज बना के जो सेवा प्रदाता होता है उसको लापरवाही करने का अवसर मिल जाता है, वो इसको एक ढाल के रूप में यूज कर लेता है। ठीक है, तो इससे कहीं ना कहीं एफिशिएंसी में नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। अब इसके बाद मेजर इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट के देखेंगे तो CSC की बात करेंगे, कॉमन सर्विस सेंटर। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो गवर्नमेंट सर्विसेज है ना, और उनसे रिलेटेड जो भी बिजनेस सर्विसेज हैं, उनको वहां पर प्रदान करने के लिए, उनकी एक्सेस को जो है इंश्योर करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जो है इसको स्टैब्लिश किया गया है। ठीक है, और इसके द्वारा जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो है सर्विसेज की पहुंच को भी सुनिश्चित किया गया है ना। आपने देखा होगा कॉमन सर्विस सेंटर वगैरह। इसके बाद उमंग एप्लीकेशन की बात करेंगे, तो ये आपका गवर्नमेंट सर्विसेज जो है प्रोवाइड की जाती है सिटीजन्स को थ्रू मोबाइल। इसके बाद ई डिस्ट्रिक्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट है, तो इसको डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट और सभी स्टेट्स और यूटीज में जो है इंप्लीमेंट किया गया है, ताकि जो डिफरेंट टाइप की ई सर्विसेज है वो सिटीजन्स को डिलीवर की जा सके। जैसे बर्थ हो गई, जैसे सर्टिफिकेट्स वगैरह जो आपके प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, डेथ सर्टिफिकेट हो गया, इनकम सर्टिफिकेट हो गया, लोकल रेसिडेंट, बहुत सारे एग्जांपल आप लोग देख जाइएगा इसको। इसके बाद डिजी लॉकर की बात करें तो जो भी आपके पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप पेपरलेस, उसकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए आप कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए ये आपका यूपीआई की बात करें तो आप लोग यूज ही करते होंगे, है ना। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को इसने वाइबल बनाया है, इजी बनाया है ना। इसके बाद कोविन की बात करें तो जैसे कोविड के टाइम पे हमको वैक्सीन लगवानी है ना, उसके बारे में हमको डेटा देखना है कि किस तरीके से ये स्प्रेड हो रहा है, तो रजिस्ट्रेशन करना है, अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लेना, ये सब जो है इस प्लेटफॉर्म के द्वारा जो है वो किया जाता है। माई जीओवी की बात करें तो ये एक तरीके से सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है जो पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस को क्या करता है, फैसिलिटेट करता है। ठीक, इसके बाद मेरी पहचान की बात करें तो जुलाई 2022 में इसको लॉन्च किया गया था सिटीजन्स को फैसिलिटेट करने के लिए, ताकि जो भी गवर्नमेंट के पोर्टल्स हैं वो उनको एक्सेस कर पाए इजीली। इसके बाद माई स्कीम की बात करें तो इसको जुलाई 2022 में लॉन्च किया गया, ताकि जो भी सिटीजन्स हैं वो अपनी पात्रता, जो भी सेवाएं गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है उसके बारे में अपनी पात्रता जो है चेक कर ले, वहां से एक्सेस कर पाए। डीबीटी की बात करेंगे तो डीबीटी का मतलब वही है कि बहुत सारी जो स्कीम्स है उसके अंतर्गत जो भी आपका इंसेंटिव्स वगैरह दिए जाते हैं, तो यहां पर जो है आधार इनेबल्ड डीबीटी को जो है सिटीजन्स के लिए मुहैया कराया जाता है। इसके बाद दीक्षा की बात करेंगे तो नेशनल लेवल एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जो स्टूडेंट्स और टीचर्स को एक प्लेटफॉर्म देता है, जो अपने लर्निंग गोल्स को अचीव करने के लिए इस प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं। कॉमन प्लेटफॉर्म है आपका। और नैम की बात करेंगे, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, तो एक तरीके से ये आपका क्या है, ई नैम की बात करेंगे तो ये ई नैम है क्या, ऑनलाइन है, डिजिटल है, मतलब एक किसान जो है एक राज्य का बैठा हुआ देश में सभी राज्यों के जो खरीदार हैं उनसे इंटरेक्शन कर सकता है, और जहां पर उचित मूल्य उसको मिलेगा वहां पर बेच सकता है। ट्रांसपेरेंसी आएगी, बिचौलिए की समस्या खत्म होगी। वन स्टॉप विंडो जो फार्मर्स पोर्टल है उसके बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पर जो भी आपकी कृषि तकनीकी है, कृषि संबंधी जो भी आपकी सूचनाएं हैं उनके लिए ये आपका प्रतिबद्ध है ये पोर्टल, और यहाँ पर उनके संदर्भ में उनको जानकारियां मिलती है, जैसे बीज की किस्म क्या है, भंडारण कैसे करना है, बीमारियों से कैसे छुटकारा पाना है जो पौधों वगैरह में लग जाती, वाटरशेड मैनेजमेंट क्या है, मंडियों का क्या डिस्क्रिप्शन है, वहां पर कृषि पद्धति सर्वोत्तम कौन सी होती है, इस सब के बारे में जानकारी यहां से मिलेगी। सॉइल हेल्थ कार्ड की बात करें तो कहीं ना कहीं ये आपका सॉइल कंजर्वेशन से रिलेटेड है कि किस जमीन में कौन सी फसल अच्छी होगी, इस जमीन में किस न्यूट्रिएंट की आवश्यकता है, इन सब चीजों के बारे में इससे जानकारी मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलेंगे हम लोग, और ये फ्री वीज इश्यूज से रिलेटेड है।
इसको समझिएगा, पुराना ही टॉपिक है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये जो पॉपुलिस्ट अप्रोच है, जो राजनीतिक पार्टियां जो हैं चुनाव के टाइम पे घोषणा करती कि ये सब फ्री दे देंगे, तो इसको कैसे रोका जा सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। अब इस तरीके की जो घटनाएं हैं ये कहीं ना कहीं जो हमारे चुनने वाले लोग हैं, जो वोटर्स हैं, उनको दिग्भ्रमित करती है, क्योंकि उनको लालच देके कि भैया आपको लैपटॉप देंगे, आपको साइकिल देंगे, आपको बिजली का जो बिल है वो कम आएगा, हम कम कर देंगे, है ना। ये सब चीजें चुनाव के टाइम पे ही क्यों आती है? क्योंकि आप वेस्टर्न कंट्रीज देखेंगे तो वहां पर जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, इससे रिलेटेड जो सर्विसेज है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो या तो आप गवर्नमेंट को परमानेंट कर दीजिए कि ये जो है आपकी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, और या तो चुनाव के टाइम पर ही इस तरीके की जो आपकी घोषणाएं होती वो मत करिए। नौकरियां क्यों निकाली जाती चुनाव के टाइम पे? चुनाव के टाइम पे क्यों निकालेंगे आप? हमेशा आपको एडमिनिस्ट्रेशन में जरूरत नहीं पड़ती है? विधायिका में आप हैं लेकिन कार्यपालिका में आपको जरूरत है ना लोगों की, है ना। इस तर्क को यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने रखा है, समझिएगा। और उसने बोला है कि इसको जो इरैशनल फ्रीबीज हैं, जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, मंथली अलाउंस, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, है ना, ये सब जो है लोन वेवर वगैरह, इसको कैसे जो है कम किया जा सकता है। डीमेरिट्स क्या है इसके? तो सीधी बात है कि जो हमारा फिस्कल रिसोर्स है उस पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, राजकोषीय दबाव हमारे ऊपर पड़ता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि इसके अंतर्गत न केवल टीवी और जो आपकी साइकिल ऐसी चीज आती है, बल्कि इसके अंतर्गत पीडीएस सिस्टम, जो मिड डे मील स्कीम वगैरह है, मनरेगा वगैरह है, वो भी आता है, ठीक है। अब इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि इसके द्वारा क्या होता है कि जो सार्वजनिक धन है उस पर ऋणात्मक रूप से क्या होता है, प्रभाव पड़ता है ना। और निःशुल्क वितरण किया जाता है, इसलिए ज्यादा प्रभाव पड़ता है उससे। और वहां पर कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी पर भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि लोगों को पता होता है कि भैया लोन माफ हो जाएगा, तो वो लोन भरते ही नहीं है। जो आपके नीडी किसान हैं, जिनको आवश्यकता है, सीमांत जो आपके किसान हैं, मार्जिनल जो फार्मर्स हैं, वो भी 86% है लगभग, उनको लाभ नहीं होता जो माफ किया जाता है कृषि ऋण वगैरह, है ना। बड़े बड़े किसान उसका फायदा उठा लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे होते हैं जिन्होंने कुछ लगाया नहीं होता, फिर भी वो अपना जो है लोन ले लेते हैं, वहां पर बता देते हैं हमारी फसल जो है खराब हो गई, या फिर जो उन्होंने बैंक से लोन ले रखा है उसको चुकाते नहीं, जानते हैं सरकार माफ कर देगी चुनाव आने पे, ठीक है ना। तो और इसके बाद यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये जो वस्तुएं हैं जिनको निःशुल्क दिया जाता है, एक तो पहली चीज ये कि ऐसी वस्तुएं जो निजी वस्तुएं होती है, जैसे लैपटॉप हो गया, साइकिल हो गया, तो ये सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए नहीं है। अगर इसको फ्री ऑफ कॉस्ट बांटा जा रहा है तो कहीं ना कहीं राइट टू इक्वालिटी का ये आपका उल्लंघन है, जो आर्टिकल 14 में बताया गया है, ठीक है ना। अब इसके बाद 14 से 18 के बीच में राइट टू इक्वालिटी, यहां पर आर्टिकल 14 को ये यहां पर कोट किए। आप लिख सकते हैं कि समानता के अधिकार का उल्लंघन है ना, ऐसे लिखिएगा। बेनिफिट्स अगर इससे बात करें तो सीधी बात है कि फूड सिक्योरिटी, जो फूड सिक्योरिटी है उसको एंश्योर कर पाते हैं हम लोग। जो वंचित वर्ग के लोग हैं उनको भी साधन मुहैया करवा पाते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम है एनएफएसए हमारा, है ना, जो आपका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 वाला है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत 80 करोड़ जो राशन कार्ड धारक हैं उनको जो है यहाँ पर पीडीएस के माध्यम से जो है अन्न वगैरह वितरण किया जाता है। इसके बाद आप देखेंगे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से जरूरतमंदों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित किया जाता है। इसके द्वारा जो आप देखेंगे कि पैंडेमिक के दौरान जो आपके लोग भुखमरी से मर रहे थे उनकी सुरक्षा की जा सकी। सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स के फायदे ये हैं कि जो वंचित ग्रुप के लोग हैं वो भी जो है कुपोषण भुखमरी का शिकार नहीं होते, ऐसा इसमें बोला जा रहा है। लेकिन हमारे यहाँ स्टंटिंग वेस्टिंग की प्रॉब्लम तो है ही है, ठीक है। तो सब्सिडाइज्ड जो फूड ग्रेन्स होता है वो कहीं ना कहीं जो अंत्योदय वर्ग के लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके लिए सहायता के रूप में भी ये आपका है। ये इसका पॉजिटिव डोमेन भी है, हमको नेगेटिव पॉजिटिव दोनों लिखना होता है। इसके बाद आप देखेंगे कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के कारण जो फार्मर्स हैं, जब एमएसपी में वो गवर्नमेंट को बेचते हैं तभी तो गवर्नमेंट उनको जो है निःशुल्क जो है लोगों को बहुत कम मूल्य में जो है वो प्रोवाइड कराती है, निःशुल्क जो है प्रोवाइड कराती है। तो फार्मर्स के लिए भी बेनिफिशियल है और जो आपके वल्नरेबल ग्रुप्स के लोग हैं उनके लिए भी, ठीक है ना। अब इसके बाद बोला जा रहा है कि भैया ये जो कल्याणकारी योजनाएं इनको बार बार जो है नेगेटिवली जो है इनको बताया जाता है कि भैया ये इनका ऋणात्मक प्रभाव, लेकिन उनका धनात्मक प्रभाव भी है। ये मानव विकास, पोषण संबंधी जो आपकी धनात्मक आयाम है उसको भी पोषित करता है, रोजगार भी मुहैया कराता है, जैसे मनरेगा वगैरह हो गया, फंडामेंटल राइट्स की सुरक्षा भी करता है ये आपका, है ना। और जीवन जीने का अधिकार जो आर्टिकल 21 उसको भी ये आपका क्या करता है, सशक्त करता है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो मिड डे मील स्कीम है उसके द्वारा स्कूल में एनरोलमेंट बढ़ा है, वहां पर जो बच्चे आते हैं उनको जो है उनके पोषण संबंधी स्तर में सुधार हुआ है, क्लासरूम हंगर को इसने एड्रेस किया है, ये बताया जा रहा है। इसके बाद आप देखेंगे कि जैसे बहुत सारी योजनाएं, वृद्धावस्था, एकल महिलाएं, विकलांग पेंशन योजना, जो ये वल्नरेबल ग्रुप्स के लोग हैं तो इनको कहीं ना कहीं सामाजिक सुरक्षा जो है
और जो उनके देखभाल से संदर्भित सेवाएं हैं वो इन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से प्रदान की जाती है। ठीक है ना, नॉर्मल सी चीज है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों देख लीजिए। देखिए यहाँ पर इंटेंशन याद रखिए कि जो राजनेता ला रहे, क्या उनका इंटेंशन सही में गरीबी खत्म करना है कि चुनाव जीत के वोट बैंक पॉलिटिक्स करना है उनको चुनाव जीतने के लिए, ये समझना है आपको। ठीक है ना, और आगे का रास्ता क्या है, तो सबसे पहली चीज तो ये कि राजनीतिक शुचिता, जो आपका पॉलिटिकल पार्टीज में जो इंटीग्रिटी है, इम्पार्शियलिटी है ना, जो देशभक्ति की भावना है ना, उसको इंश्योर करने की आवश्यकता है, पहली चीज। दूसरी चीज कि जब इस तरीके की कोई भी योजना लॉन्च की जाती है तो उसके आर्थिक प्रभावों, धनात्मक ऋणात्मक दोनों को रैशनल ग्राउंड पे रख के इवैल्यूएट करने की आवश्यकता, उसके बाद इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर देखिए सब्सिडी जो है लॉन्ग टर्म में हमेशा नुकसानदेह होती है, आप ये समझिएगा बात को, है ना, आप देख लीजिए। ठीक है, अब यहां पर ये बोला जा रहा है कि भैया मतदान करने से वे, देखिए समझिएगा कि जब कोई वोटिंग करने जा रहा है, ठीक है, तो वहां पर जब वोटिंग करने जा रहा है और एकदम से उसको ये समझ में आ गया कि ये फ्री मिल जाएगा, ये पार्टी तो ये फ्री दे रही, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो एक तरीके से ये ब्राइबरी वाला इशू यहां पर हो सकता है, हो जाता है। तो ठीक है, तो इससे बचने की आवश्यकता है। ठीक है ना, लोगों को भी अवेयरनेस जो है यहां पर लाने की आवश्यकता है कि देखिए लोगों का तंत्र लोकतंत्र है, जब तक हम सशक्त नहीं होंगे, हम अवेयर नहीं होंगे, ये राजनेता हमारा फायदा ऐसे ही उठाते रहेंगे, क्योंकि समाज में दो ही वर्ग होते हैं, शासक और शोषित। बाकी सब वर्ग जो है किताबों में है, आप एंशिएंट हिस्ट्री से आज तक देख लीजिए, वर्ल्ड हिस्ट्री में कहीं भी शासक और शोषित। तो जो शासक है उसको बनाया किसने, शासक हमने बनाया। तो भैया राजा वाजा तो है नहीं वो, लेकिन राजा जैसा बिहेव करते हैं ये बनने के बाद, है ना। तो कहने का मतलब ये कि इनको जनादेश के माध्यम से इनकी त्रुटियों का ध्यान दिलाना भी आवश्यक है, और इनको इस बिहाफ पे हमको वोट नहीं देना है कि जो वैयक्तिक लाभ के लिए, जब हम देखिए वैयक्तिक हित बनाम सार्वजनिक हित, जब तक हम समुदाय की, राष्ट्र के विकास के बारे में सोच के वोटिंग नहीं करेंगे, सिर्फ अपना हित देखेंगे, तब तक हमारे देश का भला नहीं हो सकता। और इस तरीके से राजनीति चलती रहेगी पॉपुलिस्ट अप्रोच में। ठीक है, अब यहां पर जो क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग लिख के दिखाते नहीं है, फिर भी लिख के दिखाइएगा, मैं डेली बोलता हूं। इसके बाद इंडिया मालदीव रिलेशंस की बात करेंगे। तो भैया मालदीव के प्रेसिडेंट ने बोला है कि इंडिया हमारी हाईएस्ट प्रायोरिटी में है, बिल्कुल है ना, उन्होंने बोला है और बिल्कुल होना भी चाहिए। हमने अभी लाइन ऑफ क्रेडिट नई दे दी है उनको। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी बायलैटरल रिलेशंस है, ठीक है, उसको और ज्यादा जो है सशक्त करने की दोनों नेताओं ने बात की है। और भारत और मालदीव के बीच में संदर्भों की बात करें, किसके संबंधों के संदर्भ की बात करें, द्विपक्षीय साझेदारी की, तो इसके बहुत सारे कारण हैं। पहली चीज तो ये कि भौगोलिक निकटता, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध भी और साझा मूल्य पर भी आधारित है ये आपका। ठीक है, भारत की जो आपकी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसके अंतर्गत भी ये प्रायोरिटी में है, और मालदीव भी जो है इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर रहा है। भारत प्रथम नीति की उन्होंने मालदीव के राष्ट्रपति ने क्या की है, पुष्टि की है। ठीक है, इसके बाद बोला है कि दोनों जो देश के नेता हैं कि जो हमारे संबंध है वहां पर इन संबंधों को और प्रगाढ़ करेंगे और सहयोग और समन्वय को भी वहां पर सशक्त करेंगे, आगे की ओर ले जाएंगे। अब अगर दोनों के बीच में पार्टनरशिप की बात करें तो अभी हमने इनको जो है नई लाइन ऑफ क्रेडिट दी है, रियायती ऋण जो है उसके अंतर्गत जो है $500 मिलियन का जो आपका उनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए जो ये फंड दिया था, तो उसमें जो प्रोजेक्ट है आपका ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट से रिलेटेड पहला कंक्रीट डालने के समारोह में इन्होंने भाग लिया है, और यही चीज बता रही कि किस तरीके से हम वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किस तरीके से हमारे प्रायोरिटी में मालदीव है। अब प्राइम मिनिस्टर जो हमारे हैं उन्होंने अनाउंस किया है कि भैया इंडिया जो है लाइन ऑफ क्रेडिट जो है $100 मिलियन का और भी वहां के लिए बढ़ा देगा, जिससे वहां पर फाइनेंस जो सेक्टर है उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसको और भी सशक्त किया जा सके। ठीक है, अब यहां पर यह बोला जा रहा है कि जो वर्तमान में जारी परियोजनाएं हैं दोनों देशों के बीच में, तो वहां पर उसको और सशक्त करने की बात की गई है, वहां पर क्षमता निर्माण की बात की गई है, और उसके माध्यम से जो समुद्री सुरक्षा है, समुद्री डोमेन में जो जागरूकता है, मानवीय सहायता है, आपदा राहत, इन सभी क्षेत्रों में दोनों देश जो है एक दूसरे को सहयोग करेंगे, ऐसी बात ही यहाँ पर कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर यह बोला गया है कि जो हमारा सागर का विजन है ना, तो कहने का मतलब ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, है ना, इंडिया सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा।
इसको और इससे अलाइन करते हुए इसको और आगे की तरफ ले जाएंगे। इसके उद्देश्य को हम क्या करेंगे, यथार्थ रूप में वहां पर परिलक्षित करेंगे। और इसके बाद यहां पर यह बोला जा रहा है कि भारत ने, जो हमारे भारत के पीएम हैं, उन्होंने इस संदर्भ में अपने कमिटमेंट को दोहराया है ना, कि इस क्षेत्र में जो है हम कॉपरेशन को और जो है स्ट्रेंथन करेंगे। इसके बाद यहां पर जो प्रेसिडेंट सोली हैं, उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी को जो है वो धन्यवाद किया है और बोला है, किस लिए धन्यवाद किया है, जो स्टैब्लिश किया गया था भारत के द्वारा नेशनल कॉलेज फॉर पॉलिसिंग एंड लॉ एनफोर्समेंट अड्डू सिटी में, जिसका इनॉग्रेशन में गए थे वो आपके मार्च 2022 में। अब दोनों देशों के नेताओं ने आतंकवाद की कड़ी निंदा की है ना, कट्टरपंथ की निंदा की है, नार्को तस्करी को विफल करने के लिए जो है उसकी निंदा की है, और इन क्षेत्रों में एक दूसरे का सहयोग करने की भी वहां पर बात की है। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे कि जो बोला जा रहा है कि दोनों देशों के जो नेता हैं, इन्होंने जो आपके इंटरनेशनल फोरम है, इनमें एक दूसरे देशों को जो है, जो आपके साझा मुद्दे हैं उन पर एक दूसरे को सहयोग करेंगे। और जो आपकी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, यूएन सिक्योरिटी जो काउंसिल है आपकी, उसमें भारत की जो दावेदारी है उसको मालदीव ने सपोर्ट किया है। और जो यूएनजीए की आपकी एक जो आपकी बैठक होने वाली थी, है ना, कहां पर, मालदीव में, ठीक है ना, आप देखिएगा जो 76 सेशन आपका यूएन का, आपका यूएनजीए का, यूनाइटेड नेशन जनरल, जो आप यूनाइटेड नेशंस जो जनरल असेंबली है, उसके 76वें सत्र को मालदीव के राष्ट्रपति ने जो है वहां के लिए हमने क्या किया उनको कि भैया हमने उनकी उम्मीदवारी का समर्थन किया कि मालदीव में किया जाना चाहिए, तो उसके लिए मालदीव के राष्ट्रपति ने भी धन्यवाद किया है। इसके बाद आप देखेंगे कि दोनों देशों के नेताओं ने यह भी बात की है कि जो भी दोनों देशों के बहुपक्षीय जो भी आपके साझा मुद्दे हैं उन पर काम करना जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है, और जो साझा चिंता है उनको भी अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक दूसरे को ये सपोर्ट करेंगे। नॉर्मल सी चीज है, नॉर्मल सा टॉपिक था। इसके बाद रामसर साइट्स की बात करेंगे हम लोग। तो जो रामसर साइट्स है आपकी, इसके बारे में हमने लगातार चर्चा की है। तो जो रामसर कन्वेंशन जो आपका है, रामसर साइट्स, उसके अंतर्गत जो है वो निर्धारित की जाती हैं, वेटलैंड्स के कंजर्वेशन से रिलेटेड है। 1971 में जो ईरान का रामसर शहर है वहां पर इसको आयोजित किया गया था, है ना, इसलिए जो है इसको रामसर साइट्स के नाम से, रामसर जो है कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है, और इसके अंतर्गत जो साइट्स है उसको रामसर साइट्स बोला जाता है। तो अभी इंडिया में जो है 10 और वेटलैंड्स को जो है ऐड किया गया है। अब इंडिया में टोटल जो रामसर साइट्स की जो संख्या हो गई है वो 64 हो गई है। अब 10 नए जो स्थल है, तमिलनाडु में 6 साइट्स हैं, और जो आपके गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में एक साइट्स हैं। ठीक है, अब इस तरीके के जब साइट्स को क्या किया जाता है, डेजिग्नेट किया जाता है, तो वहां पर जो वेटलैंड है और उससे रिलेटेड जो रिसोर्सेस हैं उनका कंजर्वेशन, उनका मैनेजमेंट और उनके वाइज यूज को जो है वो वहां पर इंश्योर किया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो ये आपका रामसर में हस्ताक्षरित हुई थी आपकी रामसर संधि जो है 1971 में, उनमें से जो आपका एक तरीके से अनुबंधित पक्ष है, हमने भी साइन किया हुआ है इस ट्रीटी को, तो भारत भी उसका अनुबंधित पक्ष है, और भारत ने इसको 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर इस पर किया था। ठीक है, अब इसके अंतर्गत अभी तक 64 जो वेटलैंड हमारे यहाँ साइट्स हैं जो इंटरनेशनल क्या है, अंतरराष्ट्रीय महत्व के रामसर स्थलों में शामिल है। अब 10 नई जो आपकी साइट्स हैं, इसमें जो पहला है कुंथन कुलम जो पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु का है, ये आपका मानव निर्मित वेटलैंड है, आर्द्रभूमि है, और दक्षिण भारत में ये आपके प्रवासी जो जल पक्षी हैं उनके हैबिटाट के रूप में, उनकी ब्रीडिंग के लिए सबसे जो बड़ा आपका रिजर्व जो है आपका एरिया माना जाता है, इसके रिजर्व साइट मानी जाती है। सतकोशिया जो कंठ है, और उसके बारे में सतकोशिया गॉर्ज की बात करेंगे, उड़ीसा से रिलेटेड है, महानदी के संदर्भ में है, ये आपका महानदी नदी के जो आपका क्षेत्र है, महानदी नदी का क्षेत्र है आपका, महानदी वाला जो क्षेत्र आपका, गंजम कोस्ट वगैरह आप लोगों ने देखा होगा, ओलिव रिडले टेटल के संदर्भ में सुना होगा। तो महानदी का जो आपका क्षेत्र है उसके आसपास विस्तारित है। 1976 में इसको वन्य जीव अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। यहां पर एक सशक्त और समृद्ध और एनरिच्ड आपकी पारिस्थितिकी तंत्र है, और यहां पर जैविक प्रजातियों, जीवों की प्रजाति और पुष्पों की प्रजातियों की बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी यहां पर पाई जाती है। फ्लोरा और फौना दोनों की स्पीसीज जो है यहां पर बहुत ज्यादा डाइवर्स पॉपुलेशन उसकी यहां पर उपलब्ध है। नंदा लेक की बात करें, कहां पर है ये सब साइट्स, ये जरूर देख के जाइएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, गोवा में है। अब यहाँ पर जो है ये साइट्स कहां कहां पर है ये हमको देखना जरूरी है। ये मैप में आप लोग लोकेट कर लेंगे तो कभी आपको भूलेगा नहीं, ठीक है। अब इसके बाद आप देखेंगे कि नंदा लेक जो है गोवा में है और ये अपनी पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए, जैव विविधता मूल्यों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। मन्नार की खाड़ी जो समुद्री जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है तमिलनाडु का, यह है ना, ये आपको पता होगा, इसको भी ऐड किया गया है। तो ये आपका डुगोंग के लिए है ना, वेल शार्क के लिए, समुद्री घोड़े के लिए, जो बाल नोग्लोसस है ना, प्रोनाउंसिएशन कर लीजिएगा। इसके बाद जो आपका ग्रीन सी टर्टल है, हॉक्सबिल टर्टल है, डॉल्फिन्स है, सैक्रिड चंक्स है, इनके लिए फेमस है। इसके बाद रंगनाथिट्टू जो पक्षी अभयारण्य कर्नाटक में है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री जो सोसाइटी है उसने इसको एक इंपॉर्टेंट बर्ड लैंड के रूप में जो है, बर्ड लैंड की साइट्स के रूप में इसको लिस्ट भी किया है पहले भी। वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स की बात करें तमिलनाडु में है, ये मानव निर्मित है, ये भी आपका है, इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज है ये भी आपका, ठीक है ना, जो आपका वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। ये इनलैंड टैंक है, ह्यूमन मेड इनलैंड टैंक है, इसको ध्यान दीजिएगा। रंगनाथिट्टू जो है ये पहले भी न्यूज में काफी बार रहा है, इसको देख के जाइएगा। इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है ये आपका कर्नाटक का, है ना, इसको लिस्ट भी किया है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स की बात करें तमिलनाडु में है और ह्यूमन मेड इनलैंड टैंक है, बिल्कुल कंटेक्चुअल जानकारी है, इसको रीडिंग ही मारनी है आपको। सिरपुर वेटलैंड की बात करें तो मध्य प्रदेश में है ये आपका, ठीक है। और ये जो है आपका केवल इंपॉर्टेंट आपका एक तरीके से ये आपका वेटलैंड बस नहीं है, इसकी अपनी बहुत ज्यादा उपयोगिता है इकोलॉजिकल सर्विसेज से संदर्भित और वाटर कंजर्वेशन से भी रिलेटेड, ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए भी जो है ये आपका हेल्प करता है। इसके बाद आप बात करेंगे कि वेदांतंगल जो पक्षी अभयारण्य है, इसके बारे में हमने चर्चा की भी है। तो ये आपका ब्रैकिश वाटर जो है, देखिए समझिएगा कि यहां पर अलवणीय लिखा हुआ है ना, तो ये जैसे आप देखेंगे कि यहां पर ब्रैकिश वाटर पश्च जल वाली भी बहुत सारी साइट्स हैं, तो ये फ्रेश वाटर वाली है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ये फ्रेश वाटर वेटलैंड है ना, और ये आपका लोगों के द्वारा प्रोटेक्टेड वाटर बर्ड एरिया है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो आपका उदय मर्थनपुरम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु का है, ये महत्वपूर्ण पक्षी अभयारण्यों में से एक है। तो इनको एक बार रीडिंग मार लीजिएगा, बस इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना। और ये देख जाइएगा, मैप इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैप पे खुद से ड्रॉ करके आप लोग फुलफिल कर लीजिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज है हमारा वो रिलेटेड है एमसीक्यू से। पहला एमसीक्यू हमारा मिशन अमृत सरोवर से रिलेटेड है, इसमें जो भी स्टेटमेंट ट्रू है उसको पिक करना है। सबसे पहला स्टेटमेंट है कि भविष्य के लिए जल संरक्षण की दृष्टि से हमारे प्रधानमंत्री जी ने 24 अप्रैल 2022 को अमृत सरोवर पर एक नए मिशन का जो है, अमृत सरोवर नाम के जो एक नए मिशन को जो है शुभारंभ किया था। बिल्कुल सही है पहला स्टेटमेंट। दूसरा ये कि इसका एम ये है डेवलप करना और रीजनरेट करना 75 वाटर बॉडीज को प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में पैन इंडिया में। दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है, सही बताना था, इसलिए दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। आंसर आपका सी बोथ आर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान से रिलेटेड स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा ट्रू है। तो जो पहला स्टेटमेंट यहां पर लिखा गया है कि ये 75 डे सिटीजन लेड कैंपेन है जो इंप्रूव करेगा ओशियन हेल्थ थ्रू कलेक्टिव एक्शन, है ना, सामुदायिक प्रयासों से। बिल्कुल ठीक है पहला स्टेटमेंट। दूसरा ये कि कैंपेन स्टार्ट किया गया है 5 जुलाई 2022 को और ये आपका इसके जो गोल्स हैं, इसमें 3 स्ट्रैटेजिक गोल्स हैं। दूसरा स्टेटमेंट भी ट्रू है। तीसरा ये कि इसके अंतर्गत 75 बीचेस को जो है वो चयन किया गया है उसका, और उसमें 75 वॉलेंटियर्स को जो है एवरी किलोमीटर ऑफ द कोस्ट लाइन, वहां पर इनको क्या किया जाएगा, वहां पर उनके द्वारा जो है क्रियान्वित किया जाएगा इस कैंपेन को, ठीक है। इसके बाद ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। और जो लास्ट स्टेटमेंट है कि ये जो कैंपेन है इसका जो समापन होगा सितंबर 17, 2022 को होगा, जो कि अपने आप में एक इंपॉर्टेंट डे है, इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे है, ठीक है ना, याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। स्टेट पीसीएस में चारों के चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, सही बताना था, तो इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।